नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो का एक पार्ट लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ये आपके क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 बुक है, बुक नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हमने बना रखा है। आज हमारा सेकेंड पार्ट बनेगा। तो देखिए, इस चैप्टर को जानने से पहले मैंने बता दूं आपको कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गए थे जिसका डिस्कशन आज होगा हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था। तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो था योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में हमने आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया था। आज हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। योजना आयोग की कार्यविधि क्या है, कैसे काम करता है, क्या तरीका है योजना आयोग के काम करने का, उसके बारे में जानना है। तो देखिए, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो था, उसके अंदर भी पंचवर्षीय योजना आता था। मतलब हमारे देश में एक योजना तैयार किया जाता था जो 5 सालों तक चलता था। ऐसा ही हमारे भारत में कहां से लिया गया? सोवियत संघ से ये पंचवर्षीय योजना लिया गया था हमारे भारत के लिए भी। माना गया कि पंचवर्षीय योजना जो है वो अच्छा विकल्प है, अच्छी चीजें है, इसलिए हमने अपने भारत में उसे ले लिया। लेकिन कहां से लिया? सोवियत संघ से लिया। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। मतलब भारत सरकार, उस समय की जो मौजूदा सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, वो एक मतलब शेड्यूल तैयार करेगा, एक अपना बनाएगा तरीका, जिसमें वो आगे आने वाले 5 साल में जो कार्यक्रम किया जाना है उसको शेड्यूल करेगा। उसमें एक दस्तावेज मतलब एक कागज तैयार करेगा जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। देखिए, हमारे देश में एक दस्तावेज, एक पेपर तैयार किया गया, एक कागज तैयार किया गया, जिसमें हमारे देश के अंदर आने वाले 5 सालों का जो इनकम है, जो कर है, जो टैक्स है, या फिर और भी विभिन्न तरीके से जो इनकम है उसको भी लिखा जाएगा। और जो खर्च होगा हमारे देश के अंदर, जिससे हम पैसे जहां जहां व्यय करेंगे, कहीं हॉस्पिटल में करेंगे, स्कूल में करेंगे, रोड बनाने में करेंगे, अन्य वगैरह जहां भी XYZ जहां भी खर्च करें, उन सभी चीजों का ब्यौरा भी उस दस्तावेज में होगा। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 हिस्सों में बांटा गया। देखिए, हमारे देश में केंद्र सरकार अलग तरीके से काम करती है, राज्य सरकार अलग तरीके से काम करती है। हर एक राज्य का अपना बजट होता है, केंद्र का अपना बजट होता है। तो ऐसे में इस योजना के अनुसार क्या किया गया? केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। देखिए, एक था गैर योजना। ध्यान समझिएगा कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया इसको, वो कौन कौन से थे? एक था गैर योजना और दूसरा था व्यय। तो अब गैर योजना में क्या था? गैर योजना व्यय का था कि इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन दैनिक मदों पर खर्च करना था। जो 1 साल के अंदर हमारे प्रतिदिन का खर्चा है, इसको नोट करो, इसको खाता बही में लिखो, रजिस्टर में लिखो, दस्तावेज में लिखो। दूसरा हिस्सा योजना व्यय था जो हमारे 5 सालों तक चलता था। कि मतलब देखिए, पूरा सिस्टम को आप अगर समझिएगा तो समझिए, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, जो हमारे योजना आयोग का कार्य करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, पंचवर्षीय योजना, ये रूस से उठाया गया, फिर आप कह सकते हैं यूएसएसआर से उठाया गया, या फिर आप ये भी कहते हैं सोवियत संघ से उठाया गया। ये पंचवर्षीय योजना हमारे भारत के अंदर नहीं था, हमने सोवियत संघ से इसको उठाया क्योंकि हमें अच्छा लगा, तो हमने उसे उठा लिया। अब इस पंचवर्षीय योजना का काम क्या था? इस पंचवर्षीय योजना में हमारे 5 साल के अंदर जो भी काम होगा, जो भी आमदनी होगी, जो भी खर्चा होगा, उसको हम नोट करके लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से। उस दस्तावेज पे हम उन सब चीजों को लिख के रखेंगे। अब क्या हुआ? केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के बजट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था हमारा गैर योजना व्यय और दूसरा था व्यय। गैर योजना व्यय और व्यय, इन दोनों चीजों को समझिए। गैर योजना व्यय, जिसका योजना नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने बात नहीं किया था, हमने नहीं लिखा था इसको, अचानक से खर्चा हो गया। कुछ ऐसे काम होते हैं देश के अंदर, घर के अंदर। अब घर के अंदर आप इंतजार करते हो कि 14 तारीख को घर में हमारे ना बीमारी आएगा, हमारा बहन का तबीयत खराब हो जाएगा, माँ का तबीयत खराब हो जाएगा, पिताजी बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना। तो अब हो तो जाता है घर में तो तबीयत खराब होता है ना, अचानक से कोई और खर्चा हो गया। अच्छा,
हमारे पास बाइक है, ठीक है, हम बाइक लेके जा रहे हैं, हमें पता है कि हम निकलेंगे और बाइक खराब हो जाएगा। बाइक खराब हो गया तो क्या करेंगे? बाइक को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना, उसको बनवाएंगे, मिस्त्री के यहाँ ले जाएंगे, मैकेनिक के यहाँ ले जाएंगे, और उसमें जो खर्चा होगा योजना में नहीं था, अचानक से हो गया, तत्काल में हो गया, बीमारी आई तत्काल में खर्च हो गया। तो देश के कुछ ऐसे काम जिसका योजना नहीं था लेकिन खर्च हुआ है तो उसे गैर योजना। दूसरा योजना व्यय है। योजना व्यय हमने सोचा था कि 2013 से लेकर 2022 तक के बीच में हमें दिल्ली से बिहार तक का एक ना सड़क बनवा देना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। या फिर आप भी अपने घर में बहुत कुछ सोचते हो कि हमें ना नवंबर में गाड़ी लेना है, कार लेना है, बंगला लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी जो आप सोचते हैं उसका एक आप प्लानिंग बनाते हैं कि हमें इस समय में ये काम कर लेना है। तो ये तो हमारा सोचा समझा खर्चा है। लेकिन अब कुछ अचानक से आ जाए, बीमारी आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, लैपटॉप खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, तो इसमें अचानक से पैसा जाता है। तो यही दो अंतर है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। योजना आयोग के मुख्य कार्य। अच्छा, योजना आयोग बना, प्रधानमंत्री को हमने इसमें अध्यक्ष बना दिया, इसका कार्य समझा दिया कि कैसे करेगा, लेकिन अब इसके मुख्य कार्य जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कैसे इनका मुख्य कार्य आप समझेंगे? सुनिए, स्लाइड में हम आपको समझाते हैं। देश के संसाधनों एवं पूंजी का अनुमान लगाना। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है, बहुत सारे हैं। कोयला है, लोहा है, अब्रक है, स्टील है, पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, पानी है, हवा है, गैस है, पेट्रोल है, जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। किसको दिया? भारत देश को दिया। समझिएगा बात को। तो देश के संसाधन जितने भी हैं, जितने भी देश के संसाधन हैं, उनका अनुमान लगाना। देश का जो नेता है, जो प्रधानमंत्री इसके प्रमुख हैं योजना आयोग के, योजना आयोग का काम है कि हमारे देश के जितने भी संसाधन है सबके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और पूंजी, जितना भी पैसा है हमारे देश के अंदर, उस सब का लेखा जोखा किसके पास होना चाहिए? योजना आयोग के पास होना चाहिए। पहला नंबर काम है। दूसरा है विकास की योजना बनाना और विकास की प्राथमिकता निश्चित करना। पैसा आ गया, संसाधन आ गया, तो विकास करो। किसका? देश का, भारत देश का विकास करो। सड़क बनवाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, लोगों को नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। ये सब क्या है? देश का विकास है। खेती पर ध्यान दो। खेती की बातें तो करता ही नहीं, खेती को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिए। फिर भी खेती भी एक हमारे विकास का हिस्सा है, इसे समझिएगा बात को। तो इन सभी चीजों पर किसका काम है? विकास पर काम करने का योजना आयोग का है। पैसा आ गया, संसाधन आ गया, उससे जो पैसा आ रहा है उससे हमारे देश का विकास करो। प्राथमिकता दो हमारे देश के विकास का। तीसरा है विकास योजना के बाधक कारकों का पता लगाना। अब विकास किन कारणों से नहीं हो रहा हमारे देश में, कहां नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा रोड़ा अड़चन आ रहा है, इसका पता लगाएगा। कौन लगाएगा? योजना आयोग लगेगा। प्रमुख काम है इसका। योजना आयोग का प्रमुख काम है कि जहां विकास तो करना है आपको, पूरे देश में कीजिए, पूरे देश के लिए आपको बनाया गया है। अगर कहीं किसी एरिया में विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या अड़चन आ रही है? अक्सर लोकलिटी में देखोगे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में ना बहुत सारे अड़चन होते हैं। लोकल लोग ना बहुत सारे डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे में योजना आयोग एक्शन लेगा और कहेगा कि भाई ये अड़चन वर्चन नहीं चाहिए मेरे को, दिस दैट यहाँ पे नहीं। विकास करने के मार्ग में जो भी बाधा आएगा उसका समाधान देना योजना आयोग का काम है। जो भी अड़चन आ रहा है पता लगाओ, बाधा आ रहा है पता लगाओ, उसे निपटाओ, खत्म करो। प्रगति की योजना का मूल्यांकन करो। आप विकास कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, विकास कर रहे हो ना, मूल्यांकन करो उसका कि सही में हम विकास कर रहे हैं या सही में हम विकास नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कितना प्रतिशत दर हमारा बढ़ रहा है विकास के प्रति। इन सभी चीजों का मूल्यांकन करना भी योजना का ही काम है, जो योजना आयोग का ये प्रमुख कामों में ये पॉइंट आता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, तो ये फटाफट लिख दीजिएगा। और वर्णन तो आपको मैंने समझा ही दिया है, अच्छे से वर्णन कर दीजिएगा, रिजल्ट पूरा है। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। नीति आयोग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा कि नीति आयोग कहां से आया भाई। अभी तक तो आप योजना आयोग के बारे में बता रहे थे, झट से पलट गए और बता दिए नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015, याद होगा नरेंद्र मोदी का सरकार हमारे भारत में बीजेपी का कमल खिला था 2014 में, ध्यान है ना। 2014 में हमारे यहाँ कमल खिला था, अब तक कमल खिल ही रहा है। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। नरेंद्र मोदी जी बदल दिए।
योजना आयोग कांग्रेस का लाया हुआ था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? योजना आयोग नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाए। नीति आयोग, समझिएगा, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग लाया और कहे ये तर्क अपना दिया कि इसमें कुछ परेशानियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं, नुकसान हो रहा है भारत देश का, नहीं काम हो रहा है सही से योजना आयोग के तहत। अब नीति आयोग के तरफ से काम होगा। क्या हुआ? जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, शुरुआत में ही बताए थे ना, योजना आयोग भी था तो उसके मेन कौन था? देश का प्रधानमंत्री ना, जिसका सरकार होगा उसका प्रधानमंत्री, और जिसका प्रधानमंत्री होगा उसका योजना आयोग। वैसे ही कुछ यहां हुआ, नाम बदल गया, योजना आयोग को हमने नीति आयोग बना दिया, लेकिन सर्वे सर्वा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो सर्वे सर्वा इनको बनाया गया। एक बात और, वर्तमान समय में अभी की अगर बात की जाए तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए नीति आयोग के, वर्तमान में राजीव कुमार नाम है उनका, और अध्यक्ष जो इसके हैं वो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही इसके अध्यक्ष भी है। आगे जाके जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपको बोले कि भाई तू नीति बोल रहा है इतने देर से, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया, 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने इसे हटा दिया, योजना आयोग को खिसका दिया, नीति आयोग को ले आए, तो नीति क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है पता है? नहीं ना, सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ विस्तार में बताओ इसका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति को फुल फॉर्म में कहते हैं। योजना आयोग आ गया समझ में, कार्यविधि समझ में आ गया, प्रमुख कार्य आ गया। अब उसको हटा के जो हम ये नीति आयोग लाए हैं 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, ये भी समझ गए आप, फुल फॉर्म भी समझ गए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, इनसे मिलिए। इन्हें ना हम दिल से पसंद करते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, या फिर मैं हिंदू हूं इसलिए पसंद करता हूं। इनके काम करने का तरीका पसंद है। इंसान कोई भी हो, उसका चेहरा पसंद नहीं किया जाता, उसकी भावना, उसका सकारात्मक सोच, ये सब चीजें लोगों को प्रभावित करती है। तो यही है वो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, गौर से देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अभी इतना फेमस है कि किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, अब एक नया टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई। जब चुनाव हो रहा था ना, उसी समय हुआ था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। ध्यान समझिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई थी। योजना के निर्माण में जितने भी योजना आते हैं, अभी पंचवर्षीय बताया था ना, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, ये सब आगे हम बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप फटाक से बोलिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था भैया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बना था ये हमारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। इसका काम क्या है वो सुन लीजिए। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो। जिस प्रकार की योजना आती है वो केंद्र सरकार जो लेके आती है, इसमें राज्यों की, जो स्टेट लेवल के लोग हैं, उनकी भागीदारी हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया। जितने भी राज्य हैं उनका भागीदारी होना चाहिए योजना आयोग, योजनाओं में जो हमारे केंद्र सरकार लाती है हमारे लोगों के लिए। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पंचवर्षीय योजना तो मैंने भी आपको बताया था, जो सोवियत संघ से लिया गया था हमारे भारत में, और ये 5 वर्षों तक होता है। तो इसका अनुमोदन भी करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में जिनकी सरकार मौजूद हो उस सरकार के जो सुप्रीमो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जो हैं, इस योजना आयोग के सदस्य होते हैं। जितने भी राज्य होंगे उसके जो मुख्यमंत्री होंगे वो इस योजना आयोग के मतलब मेंबर होंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद की एक छोटी सी परिभाषा थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना आ गया ना, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हमने 2-3 स्लाइड पहले ही पढ़ा था, लेकिन अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आगे के ऊपर की भी क्लासों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी तक के लेवल में पूछा जाता है। इसे समझिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था। तो ये पंचवर्षीय योजना आया कहां से? ये सोवियत संघ से आया। सोवियत संघ रूस से आया था हमारे देश में, क्योंकि वहां की ये अच्छी चीजें थी तो हमारी भारत सरकार ने उठा ली। यह योजना 1951 से 1956 तक चली। पहला 5 साल का, पंचवर्षीय मतलब 5 साल, कब से कब? 1951 से 1956 तक चला। 1951 से 1956 तक 5 साल तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। इसमें ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आया ना तो इसमें सरकार ने सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे दिया? कृषि पर। कृषि को बढ़ाओ, खेती को उन्नत करो, ज्यादा से ज्यादा उपज होना चाहिए, देश में खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास अनाज स्टॉक पूरा होना चाहिए। आज की तरह उतना डेवलप थोड़ी ना था, ये शहर, घर, पॉल्यूशन, प्रदूषण, आज जितना उतना नहीं। खेत थे, हरियाली थी, बारिश समय पे आती थी, फसल अच्छी उगाई जा सकती थी। लेकिन हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हमसे अपने फायदे की चीजें उगवाते थे, नील की खेती करवाते थे, साला जमीन ही बंजर कर देते थे हमारा। लेकिन अब हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, अब हम पूरी मतलब फोकस जो है वो कृषि पर दे रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो खेती पे किया गया है। ध्यान से समझिएगा। इस योजना के अंतर्गत देश बह जाता था ना, हाँ, पानी आया देश बह गया, बांध टूट गया, मजबूत ही नहीं है बांध। बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। सिंचाई, एरिगेशन मतलब नहर बनाओ, पानी के लिए पंप लगवाओ, सिंचाई का प्रबंध करो, तब ना खेती होगा। बिना पानी के खेती क्या दूध डाल के करोगे, पेट्रोल डाल के करोगे, कैसे करोगे? पानी चाहिए ना भाई खेती के लिए। हरे पेड़ पौधे को जीवित रखने के लिए भरपूर पानी चाहिए, जमीन में मॉइस्चर चाहिए, गीला होना चाहिए जमीन, तभी तो पेड़ पौधा बढ़ेगा। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई, हाँ, कांग्रेस के सरकार को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया, पैसा फूका, लगाओ, सिंचाई का प्रबंध करो, क्योंकि खेती पे जोर था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। भांगड़ा नांगल परियोजना इसमें से एक थी। देखिए बुक में डिटेल्स में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि भांगड़ा नांगल जो है वो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों राज्यों से जुड़ता है। सबसे ज्यादा ये जो लंबा है वो राजस्थान में है, सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, और बीच वाला जो है वो पंजाब में। मतलब इसकी लंबाई सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो राजस्थान में है। अब इस भांगड़ा नांगल परियोजना जो था ये एक बांध था, डैम था, बनाया गया था सतलुज नदी के किनारे। हाँ जी, सतलुज नदी के किनारे से बनाया गया था। उसी डैम को हम भांगड़ा नांगल परियोजना कहते हैं, जिसमें सरकार ने निवेश किया, और ये बहुत बड़ा बांध है। ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। तो ये भांगड़ा नांगल परियोजना में भी इन्वेस्ट किया गया। 3 राज्यों से जुड़ता है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। सबसे ज्यादा राजस्थान में है, फिर पंजाब में है, फिर हरियाणा जो है वो राजस्थान में। अब हम आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये तो मैं पहला पंचवर्षीय योजना था, अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताएंगे। पहला तो 1956 तक हमारा चला है, अब दूसरा जो है वो 1956 से 1961 तक चला है। ये भी 5 साल का है। पंचवर्षीय मतलब 5 साल। ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट क्लियर है, हर एक डाउट क्लियर है, लास्ट डाउट पे हर एक डाउट क्लियर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि यह योजना 1956 से 1961 तक थी, 1956 से 1961 तक।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला, 5 साल का योजना सरकार लाती थी, सोवियत संघ से उठाई थी और हमारे देश में पेल दी थी। चलिए अब इसको समझते हैं। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पहला पंचवर्षीय योजना है ना याद, कृषि पे ध्यान दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग, फैक्ट्रियां लगाओ भाई, आ गया समय फैक्ट्रियां लगाने का, कंपनियां खोलो, उद्योग बढ़ाओ, प्रोडक्ट बनाओ, अपने देश के अंदर आप प्रोडक्ट बनाओ, हम अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैरों पे खड़ा होंगे। हालांकि हम अभी भी खड़े हैं। हाँ, सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। इस सरकार ने वो अच्छा काम किया, जो बाहर से सामान सब आता था ना, चाइना से आ गया, जापान से आ गया, अमेरिका से आ गया था, हमारे देश में तो कुछ बनता नहीं था उस समय, हम कुछ बनाते ही नहीं थे। हमको क्या पता, हम तो अभी गुलामी से आजादे हुए हैं, हमारा तो अभी दिमाग ठीक से ब्रह्मांडे काम नहीं कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऊपर से कांग्रेस का सरकार, गुलाब बांटने वाले प्रधानमंत्री, सब तक गुलाब के फूल की तरफ न देख रहा था। सारा दुनिया जो था, हमारे भारत देश का जनता, वो गुलाब के फूल की तरफ देख रहा था कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको फूल देने जा रहे हैं। तो सरकार ने पहला पंचवर्षीय योजना लाया, उसमें खेती बढ़ा दिया। द्वितीय वाले में बोला कि खेती उती बहुत हुआ, हम ना सब सामान खरीदते हैं बाहर से, कोई अमेरिका दे जाता है, कभी चाइना दे जाता है, कभी जापान दे जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम माथा पर हाथ रख खाली गुलाब का फूल बांटेंगे। बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, उद्योग लगाओ, सब चीज लगाओ, अपने देश में लगाओ। अब तो हम आजाद है ना, अब किसी का गुलाम थोड़ी नहीं है, अब आजाद है। तो इन्होंने उद्योगों के विकास पर जोर दिया और बाहर का जो सामान से हमारे देश में आ रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया। भैया टैक्स ज्यादा लेंगे, तो टैक्स लगने लगा ज्यादा, तो सामान कम आने लगा, तो सामान कम आने लगा, लेकिन जरूरत तो हमारे देश के अंदर के लोगों को था ना। प्लास्टिक का डोल चलना बंद हो जाएगा, मोबाइल चलना बंद हो जाएगा, कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, तो लोगों ने कहा कि बाहर से आ नहीं रहा, बाहर से आ रहा है तो बड़ा महंगा आ रहा है, देश में बनाओ। खुद से बनाना शुरू किया, खुद का फैक्ट्री लगाया, मैन्युफैक्चर हमने खुद बनाना शुरू किया। तो सरकार का ये अच्छा कदम था ताकि बाहर की चीजों को रोक के हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं। अब देखिए, इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे, उन्होंने इस योजना का निर्माण किया था। जो भी किया था अच्छा ही किया था। तो पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मतलब बिजनेस पर, फैक्ट्रियों पर, उद्योगों पर विकास किया गया। ये दोनों पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, आशा करता हूं क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विकास का केरल मॉडल। केरल भारत का राज्य, इंपोर्टेंट, साक्षरता दर 100%, सभी लोग पढ़े लिखे, सब साइन करना जानते हैं, सब सिग्नेचर करना जानते हैं। लेकिन अगर सब लोग सिग्नेचर करना जानते हैं तो कहां करेंगे सिग्नेचर? सबके सिग्नेचर का वैल्यू थोड़ी ना है, हो सकता है वैल्यू होगा, कोई नहीं, हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। विकास का केरल मॉडल क्या है? तो केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। केरल का विकास कैसे हुआ? बात से तो नहीं हो गया ना, बोल दिया केरल का विकास हो गया, ऐसा नहीं है। वहां की जो मौजूदा सरकार थी या फिर वहां के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया समझिएगा? शिक्षा पे, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया। तभी तो आज केरल का साक्षरता दर जो है 100% है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, गवार वहां पे कोई नहीं मिलेगा, हर एक आदमी पढ़ा लिखा है। शिक्षा के मामला में केरल भारत के सबसे नंबर 1 स्थान पे आता है। हाँ, ज्यादातर तो आपको वहां पे डॉक्टर ही मिलेगा, लगभग। हम अभी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम दिल्ली में देखते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कभी इलाज करवाने अगर पहुंच गए तो वहां के कंपाउंडर, नर्स सब केरल की रहती है, सब डॉक्टर है, सब नर्स है, कंपाउंडर है, सब डॉक्टरी में हार्ट चल देगी, ऑपरेशन सब कर देगी, पढ़े लिखे लोग है, 100% साक्षरता दर है, सारे लोग ज्ञानी हैं। शिक्षा पर उस समय से ही ध्यान दिया जा रहा है, जब हमारा द्विपंचवर्षीय योजना आई थी, जब भारत आजाद हुआ था, तभी से वहां पे शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे बिहार में छोड़ दिया हमको ऐसे ही अनाथ करके, कहां से आएगा शिक्षा? ध्यान नहीं दिया कोई, अभी तक ध्यान नहीं देते हैं यार। लेकिन टैलेंट तो है, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, दरोगा बाबू सब कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जिसके कोई नहीं उसके भगवान होते हैं। तो हमारे बिहार के स्टूडेंटों के लिए भगवान है। सब दिन भगवान करे, हम तो यही चाहते हैं कि सब दिन बरकत करता रहे हमारा बिहार, दिन दुगुना रात चौगुना पढ़ाई में अपना मतलब झंडा गाड़ के रखे, सीना चौड़ा हो जाता है। मतलब
प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंची का है, हमारा लगता है 156 इंची का हो जाता है जब हमको पता चलता है कि हमारे बिहार में एक भैया ना मार दिए हैं टॉप, लल्लन टॉप हो गए हैं। बहुत खुशी होता है। तो इस तरह से जो आते हैं टॉपिक पे, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। विकास का जो केरल मॉडल है उसमें वहां की सरकार ने शिक्षा पर ध्यान दिया, इसलिए 100% शिक्षा है। स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, सब डॉक्टर ज्यादातर आपको मिलेगा केरल में ही। मेडिकल नंबर 1 पे है, वहां के लोग जो है वो पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर के देशों में भी मेडिकल लाइन में केरल के लोग टॉप पे हैं। शुरुआत से न ध्यान दिया गया। भूमि सुधार, जमीनों को लेकर जो परेशानियां थी उस पर सुधार किया गया। कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन, जो गरीब लोग थे खाना का वितरण था, उन सभी चीजों पर शुरुआत से ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है। ये था विकास का केरल मॉडल। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री, मैंने क्या बोला, शुरुआत से ही अर्थशास्त्रियों ने वहां के लोगों को बेहतर बना दिया। इकोनॉमिस्ट बेहतर बना दिया उन्होंने वहां के जीवन। कौन थे? जे.सी. कुमारप्पा। ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, ध्यान समझिएगा, अर्थशास्त्री थे। विकास का इन्होंने वहां पे जो मॉडल प्रस्तुत किया, विकल्प प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया था। कहा कि मॉडर्न बनो यार, मॉडर्न बनो, औद्योगिकरण में आओ, फैक्ट्रियां लगाओ, कंपनियां लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ, जिससे केरल का विकास हो। और हुआ, वास्तविक तरीके से देखिए तो केरल का जो मॉडल था उससे केरल का विकास हुआ, और ऐसा विकास हुआ कि छाप छोड़ गया पूरे भारत पे। आज तक, अभी तक, करेंट टाइम में 2022 जुलाई 7 तारीख फेमस है, केरल फेमस है। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो गई। बड़े बड़े जमींदार थे, भूमि स्वामी, बहुत बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत जमीन था, उसको सुधारा गया, समाप्ति किया गया, खत्म कर दिए। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा गया, जो छोटा छोटा, अब तो जमीन है कहां, किसी के पास आप सुनिएगा 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, घर बनाने भर का जमीन है। उस समय जो ऐसे छोटे छोटे जमीन थे उनको जोड़ के बड़ा जमीन बनाया गया ताकि खेती हो सके। लेकिन 1960 के दशक में क्या हुआ, सूखा एवं अकाल के कारण कृषि का मटियामेट हो गया। 1960 ईस्वी है ना, जब सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था। कृषि की दशा जो थी वो बद से बदतर हो गई, भोजन का संकट हो गया। गेहूं चावल था ही नहीं, उगा ही नहीं। हमको गेहूं चावल दूसरे देश से खरीदना पड़ा, जी, अपने भारत के लोगों को खिलाने के लिए बाहर से खरीदना पड़ा। लेकिन क्या बताऊं, दुर्दशा ये था कि उस समय भी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में लाखों लाख लोग भूख से मर गए, खत्म हो गए। अकाल ऐसा पड़ गया था, भोजन ही नहीं था, सूखा पड़ गया, पानी नहीं हुआ, गेहूं चावल खरीदना पड़ा। इस तरह से आपने विकास का केरल मॉडल देखा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हरित क्रांति के बारे में ना आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर जगह थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर पढ़ा होगा, किसी ना किसी सब्जेक्ट में, कभी साइंस में, कभी हिस्ट्री में, कभी पोल में। तो ये जीवन का एक बहुत ही लगाव जुड़ा हुआ सा ये टॉपिक है, और जानना भी सभी लोगों के लिए जरूरी है कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जब हमारे यहाँ 1960 में ये हो गया कंगाली, भोजन के बिना दिक्कत, लोग भूखे मरने लगे, सरकार ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया, खाद्य को लाने का, भोजन को जुगाड़ करने का, गेहूं चावल उपजाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। क्या किया इन्होंने, एक नई रणनीति बनाई, एक नया नियम बनाया, सोच विचार के सारे दिग्गज लोग एक नया प्लान बनाए। क्या बनाए, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। इन्होंने जो भी काम किया, जो भी रणनीति बनाई, जो भी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया, इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन हरित क्रांति इतना नहीं है। अगर आप लोगों को हरित क्रांति के पूरे बवंडर इतिहास को जानना है ना, तो कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट आया तो मैं हरित क्रांति का पूरा जो बवंडर है, जो पूरा इसका इतिहास है, भूगोल है, सब बिगाड़ के बताएंगे आपको। सिर्फ स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे हरित क्रांति के ऊपर। देखिए क्या होता था कि उन इलाकों पर जहां संसाधन लगाने का निर्णय किया गया, जहां पे इन लोगों ने क्या सोचा कि सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे, जहां पे खेती था, खेत थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे अच्छी खेती होती थी। इन लोगों ने क्या किया, संसाधन लगाने का, ज्यादा से ज्यादा संसाधन लगाओ ताकि यहाँ पे फसल उगाया जाए।
सरकार ने उन गुणवत्ता के बीज, जो बीज होता है जानते होंगे, अगर आपका नाता किसान परिवार से है तो बीज जानते होंगे, बीज को लगाने के लिए उन्नत बीज लाया गया। जैसे गेहूं चावल होता है ना, उसका बीज पहले बोया जाता है, तो अच्छे से अच्छे बीज को लाया गया। उर्वरक, खाद खल्ली, यूरिया, नाइट्रोजन, ये सब जो होता है, जहर या फिर उर्वरक या गोबर का खाद जो भी हो, अच्छे से अच्छे उर्वरक का मुहैया करवाया गया किसानों के लिए। कीटनाशक, वही बोले जहर जो होता है जिससे कीड़े मकोड़े हमारे फसलों को बर्बाद ना करें। बहुत सारे गांव में ऐसे कीड़े होते हैं जो फसलें को चट कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उनके लिए कीटनाशक होता है, स्प्रे कीजिए, शीशी, पूरा कीड़ा मकोड़ा खत्म, फसल दनादन बढ़ रहा है, टकाटक खेती हो रहा है। बेहतर सिंचाई की सुविधा, बहुत बढ़िया सिंचाई का सुविधा लाने की बात की गई। जहां पे पानी का सिस्टम नहीं था सही, वहां पे पानी वानी का जुगाड़ किया गया। इसके अलावा अनुमानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। मतलब किसान के पास इतना पैसा कहां था कि वो लाए, कम से कम सरकार उसमें अनुदान दिया, बोला कि थोड़ा सा आप लगाइए, बाकी हम अपनी तरफ से देंगे, अनुदान दिया। किसानों ने जम के उसका फायदा उठाया। उसके बाद ये भी कहा सरकार ने कि आप जो फसल उगाएंगे ना, उसको निर्धारित मूल्य पे हम खरीदेंगे। जी, सरकार खरीदेगा, क्योंकि अब इसकी हालत हो चुकी थी 1960 के बाद खराब, पूरा बवंडरे नहीं लग गया, मतलब अकाल पड़ गया, दाना पानी के लोग मोहताज, बाहर से खरीद के लाना पड़ा। हमारे भारत जो खेती के मामला में अव्वल नंबर पे आता है, उसको दूसरे से गेहूं चावल खरीदना पड़े तो शर्म की बात नहीं होगी। तब सरकार का नींद खुला, आंख खुला। तब क्या किया इन्होंने, पूरा निर्धारित मूल्य पर खरीदने का गारंटी दे दिया किसानों को कि हम खरीदेंगे। इसी पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक, जो जनक है, जिनको इसका सारा श्रेय जाता है, सारा जो काम जिन्होंने किया, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वहां पे आप साफ साफ बताइएगा MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति समझ में आ गया, टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, समझना भी जरूरी था। आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। क्या क्या अच्छाइयां हुई हरित क्रांति से, क्या क्या फायदा हुआ, बेनिफिट क्या क्या था। इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हो गई, बूम हो गया, बूम। एक कट्ठा में जहां 2 कुंटल गेहूं होता था 200 किलो, वहां पर 3 कुंटल होने लगा, 300 किलो। खेती दमाग से ऊपर गया। पानी दिए ना तुम, सिंचाई का व्यवस्था किए, अच्छा बीज लाए, उर्वरक लाए, कीटनाशक लाए, तो बढ़ेगा नहीं, बढ़िया खेती हुआ। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, गेहूं का पैदावार खूब हुआ, हमारे पास भरपूर रोटी खाने का जुगाड़ हो गया। ज्यादातर रोटी खाने वाले लोग भारत में है ना, पसंद भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन चावल भी चाहिए। बिहार से है ना, थोड़ा सा चावल चाहिए, तो अभी रोटी कितना भी खा ले, 2 निवाला जब तक चावल नहीं जाता है अंदर, तो लगता नहीं है कि भोजन हमने किया है। तो यहाँ पे जो है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में आपको गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, बढ़ गया गेहूं का पैदावार। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए, क्योंकि खेती का सबसे मेन पॉइंट यही था। कौन सा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, खेती खूब होता था। तो इन सब जगहों पर सरकार ने जो चीजें मुहैया करवाई, मजा आ गया, खेती बम होने लगा, गेहूं चावल खूब उपजा, समृद्ध हो गए, अच्छे पैसे कमाया इन्होंने, और सरकार को भी भरपूर अनाज मिल गया, किसानों की स्थिति में सुधार आया। हाँ ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आज के समय में आप गौर कीजिए, कोई भी ऐसा इंसान उठा लीजिए जो अपने बेटा को किसान बनाना चाहता, जिस किसान के द्वारा उपजाए गए अनाज को आप अपने थाली में परोस के चपाचप खाते हैं, उस किसान को आप इतना तुच्छ समझते हैं कि आज के समय में कोई किसान बनना नहीं चाहता है। ऐसा क्या हो गया? किसानों की जैसी क्या गलती हो गई, या किसान क्या इतने तुच्छ हैं कि मतलब किसान का वैल्यू ना हो? जमीन की वैल्यू इतनी है और जमीन पे अनाज उगाने वाले किसान की वैल्यू कम कैसे हो गई? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हम नाश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से किसानों को बेइज्जत किया जाता है। हाँ, आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको किसानों की इज्जत करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं पता नहीं चले कि कहीं से तार कहीं पे आपने जोड़ दिया।
किसानों की स्थिति में बोलेंगे ही नहीं, रहने दीजिए। किसानों की स्थिति में सुधार आया, ठीक है, ये हरित क्रांति हुआ, किसानों को अच्छा बीज, अच्छा उर्वरक, अच्छा सिंचाई सब कुछ दिया गया, किसानों की स्थिति सुधर गई। किसानों की स्थिति सुधर गई मतलब किसान पहले से बेहतर हो गए, उनकी आमदनी का स्रोत बढ़ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या थे। अब हम आपको आगे की स्लाइड में बताते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। अब जहां पे मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं ना, जब से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, दो चीजें हमेशा बोलता हूं, अगर कोई चीजें अच्छी हो रही है तो उसके साथ बुरी चीजें होती है। अगर आपको कोई अच्छा इंसान दिख रहा हो तो 100% है कि उसके पीछे कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होगी। संपूर्ण अच्छाइयों के साथ मानव का उद्भव हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा मानव नहीं है। वो आप रामचंद्र जी की बात कर लीजिए या कृष्ण की बात कर लीजिए, संपूर्ण अच्छाइयों से बड़ा इंसान कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। अगर अच्छी चीजें हैं किसी के अंदर तो बुरी चीजें हैं। भगवान को अगर मानते हैं आप तो भूत को भी मानना पड़ेगा, शैतान को मानना पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराइयां भी होती है। आपका अब सोच है, आपका मान्यता है, आपका विश्वास है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप जरूर शैतान को मानते होंगे, भूतों को मानते होंगे, पिचासों को, डायन को, फलाना ढिकाना बहुत सारा। हम नहीं मानते हैं, हम एक ही बाबा के पुजारी हैं, भोलेनाथ के। सब कुछ उनका है, भूत भी उनका, भाग्य भी उनका, भविष्य भी उनका, उनसे ऊपर कुछ नहीं। हरित क्रांति में सकारात्मक चीजों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा इससे जुड़ी हुई नकारात्मक चीजों के बारे में भी जानिए। क्या है? क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ गई। क्षेत्रीय मतलब जो समाज के लोग थे उनके बीच असमानता बढ़ गई। आप सोचेंगे भाई खेती तो सबके साथ हुआ, असमानता कैसे बढ़ गया? तो सब जगह खेती थोड़ी ना हुआ था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ, उड़ीसा वाले का क्या, झारखंड वाले का क्या? जिसके पास खेत नहीं है उसका क्या? वो तो न उगाया न बेचा, वो तो जैसे का तैसा है। जिसके पास जमीन था ऊपर चला गया, यही बेचारा दिहाड़ी मजदूर उसके खेत में काम करते करते वही कमाई। असमानता, खाइयां बढ़ गई, अमीरी गरीबी का खाई बढ़ गया। समाज में क्षेत्रीय लोगों के बीच असमानता बढ़ गई। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान एवं बड़े स्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिससे वामपंथी संगठनों का, अभी बताया ना मैंने, अभी समझाया। गरीब किसान 1 कट्ठा 2 कट्ठा वाला, अमीर किसान बीघा के बीघा वाला। बीघा कट्ठा समझते हैं ना, गांव में चलता है, यहाँ पे तो गज है, 100 गज 200 गज पता नहीं। कट्ठा वाला और बीघा वाला में अंतर हो गया। जो गरीब किसान थे, छोटी जमीन थी, छोटा किसान थे, और बड़े किसान के बीच में खाइयां बढ़ गई। अब यहाँ पे वामपंथी लोगों का एंट्री। समझाया था वामपंथी क्या कहते थे? गरीब लोग, गरीब किसान, गरीब आम लोग, आम नागरिक, जनता को ऊपर उठाइए, लेके चलिए इनको भी। आप तो पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं कि अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। वामपंथी हो रहे हैं, गरीबों के लिए आवाज उठाई, उनके अच्छे आर्थिक व्यवस्था के लिए आवाज उठाई, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए आवाज उठाई। तो हरित क्रांति के बाद जो ये दुनिया बढ़ी है अमीरी गरीबी का, बड़े किसान और छोटे किसान का, इसी बीच में एंट्री होता है वामपंथी का। वामपंथी मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था। मध्य श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। बीच वाले भी जो जिनके पास न कम था न ज्यादा था, बीच में थे, उन्होंने भी अपने खेती करके अपने स्थिति में सुधार किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं, लेकिन सकारात्मक कुछ ज्यादा था। और देखिए, अब भोजन रहेगा तब ना लड़ाई करेंगे। ये वामपंथी कब लड़ेंगे? जब रोटी चावल खाएंगे तब ना। तो अनाज तो उगाना भाई जरूरी है किसानों को। हाँ, अब इनका मॉडल अगर चेंज हो वो बात दूसरा है। ये बड़े किसान छोटे किसान के बीच में अंतर न रहे, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री या इकोनॉमिक्स मॉडल लाए, वो ठीक है। लेकिन किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसान को सम्मान दीजिए। किसान सम्मान के हकदार है यार। अब बात समझिए, बहुत मेहनत करके वो हमें अनाज देते हैं। तो फैक्ट्री में नहीं बनता है गेहूं चावल, पसीना और खून मिलाते हैं जमीन के अंदर। ये बात किसानों को ही समझ में आएगा, किसान के बच्चों को समझ में आएगा। ये पिज्जा बर्गर खाने वाले क्या समझेंगे? ये मोमोज खाने वाले क्या समझेंगे किसान का दर्द? खेत में 1 घंटा धूप में खड़ा होकर बीज बो के देखे ना, खाद छीट के देखे, मेड़ बना के देखे, आरी बांध के देखे और पानी पटा के देखे खेत में 2-2 घंटा, इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये तो डैडी मम्मा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन किसानों का दर्द कोई नहीं समझता है। चलिए इसके बारे में कभी और बात करेंगे।
हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव आपने देख लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति सबसे लास्ट टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक, उसके बाद चैप्टर का बवंडर समाप्त, खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। श्वेत क्रांति का क्या मतलब है? सफेद रंग का कोई क्रांति हुआ था क्या? नहीं, ध्यान से समझिए। इसमें अमूल, अच्छा अमूल का दूध पिए हैं हम, बटर खाए हैं उसका, एक दो बार हमको हाथ लगा है उसका बटर शादी विवाह में। ओ हाँ, शहरों में बहुत मिलता है अमूल का बटर। अमूल नामी है, इसका मिठाई भी आता है, दूध भी आता है, बटर भी आता है, क्रीम आता है, बहुत। लस्सी, एक बार लस्सी भी पिए हम अमूल का, अच्छा है। केमिकल तो होगा ही, लेकिन कोई नहीं, स्वाद में अच्छा लगा, हम समझे अच्छा ही होगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर, मिल्क मैन, दूध वाला आदमी। आदमी दूध नहीं देता है, ये नहीं समझ लीजिएगा। मिल्क मैन मतलब इनके कारण दूध की क्रांति हुई थी, वो समझिएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर, विख्यात थे। वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपरीत परिश्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया कि गुजरात में जो सहकारी दूध था उसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या निभाया, क्या किया ऐसा कि दूध की क्रांति, श्वेत क्रांति हो गया। अमूल की शुरुआत की जी, अमूल दूध का नाम सुने हैं ना? अमूल की शुरुआत किया था किसने? मशहूर वर्गीज कुरियन ने। कहां? गुजरात में अमूल की शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। गांव घर किसानों को देखा होगा कि किसानी के साथ साथ गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, दूध निकलता है, दूध को बेचते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही गुजरात में उस समय 25 लाख किसान अमूल के साथ जुड़े, जो दूध को अमूल को देते थे, बेचते थे। इस मॉडल के विस्तार को ही हम श्वेत क्रांति कहते हैं। ये जो मॉडल है और आज पूरे भारत देश में अमूल का परचम लहरा रहा है, तो ये उसी समय से जुड़ा हुआ है और इसी को श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। ध्यान समझिएगा, कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसने किया था? मशहूर वर्गीज कुरियन ने। क्या किया था? अमूल का शुरुआत किया था। दूध कैसा कलर का होता है? सफेद कलर का, उज्जर कलर का, व्हाइट कलर का। इसी कारण से इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। पूरा समझ में आ गया? पूरा इतिहास समझ में आया ना? अगर नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, किसी स्लाइड में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।